तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी हाईलाइटेड नहीं, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड रही है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, जो कि आज के दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिला है। केपीआईटी आज के दिन लोअर सर्किट भी हिट की थी। लोअर सर्किट जैसे खुला उसके बाद 15 तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा फोकस में हमें देखने को मिल रही थी अपने परफॉर्मेंस की वजह से, जो कि आज के दिन काफ़ी ज़्यादा खराब था। आज के दिन केपीआईटी में गिरावट नहीं, बहुत बड़ा गिरावट हमें देखने को मिला है। और एक टाइम पे तो लोअर सर्किट पे कंपनी ने हिट किया था और लोअर सर्किट जैसे ही खुला उसके बाद गिरावट के नंबर और भी ज़्यादा बढ़ गए। 10% की लोअर सर्किट कंपनी ने हिट किया था। लोअर सर्किट खुलते ही 15 से 16% की क्रैश आज के दिन केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में देखने को मिली है। अब इस क्रैश के पीछे का एक दो नहीं, काफ़ी सारे रीजंस बताए जा रहे हैं। चलिए एक एक करके सभी रीजंस को समझ लेते हैं। तो एग्जैक्ट आज के दिन केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में हुआ क्या है, लोअर सर्किट का पूरा स्टोरी क्या है। तो देखो, पहली बात, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज आज के दिन ही गिरावट नहीं दिखाई है, पिछले एक साल से गिरावट कंपनी में दिख रहा है। पिछले एक साल का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो 54% का नेगेटिव रिटर्न्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। बट आज के दिन सबसे बड़ी गिरावट केपीआईटी ने फेस किया है। तो आज के दिन की गिरावट का सबसे बड़ा कारण था मैनेजमेंट। एक लंबे टाइम से मैनेजमेंट कोई गाइडेंस ही नहीं दे रही थी अपने फाइनेंशियल ईयर को लेकर कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस रिपोर्ट करेगी। नंबर्स में वो चीज़ें कंपनी डिलीवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ थी। बट अभी जैसे ही क्लैरिटी कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से आई है, उसको देखकर मार्केट बहुत ही ज़्यादा शॉक हुई है और भयंकर क्रैश केपीआईटी में देखने को मिल गया। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या एग्जैक्ट बोला है। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि Q1 FY27 में जो कंपनी रेवेन्यू रिपोर्ट करेगी उसमें हमें 1% की डिक्लाइन देखने को मिलेगी इन USD। जो रेवेन्यू की बात हो रही है ना, वो USD की बात हो रही है, यानी कि जो रेवेन्यू डॉलर में आएगा उसकी बात हो रही है। और जो कंपनी के आप अर्निंग्स देखते हो ना, वो रुपीज़ में देखते हो। तो जब कंपनी के अर्निंग्स देखोगे तो वहाँ पर रेवेन्यू आपको बढ़कर ही देखने को मिलेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि पिछले एक साल में रुपीज़ डॉलर के अगेंस्ट 10% कमज़ोर हुआ है इस वजह से। बट जब हम कांस्टेंट करेंसी के टर्म में देखते हैं चीज़ें, तो वहाँ पर केपीआईटी टेक्नोलॉजी हमें ख़राब अर्निंग्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिपोर्ट करेगी, ऐसा मैनेजमेंट ने कह दिया है। अब इसके रीजंस भी हाईलाइट किए गए हैं। सडन एक्शंस हमें देखने को मिले हैं सर्टेन यूरोपियन OEM से। अब यूरोपियन क्लाइंट्स कंपनी के टोटल रेवेन्यू में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं। अगर आप कंपनी के टोटल रेवेन्यू देखोगे तो उसका 52% यूरोप के मार्केट से ही आता है और बाकी का नंबर USA और एशिया से दिखता है। बट मेजर प्लेयर जो है वो यूरोप में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यूरोपियन OEM की तरफ से रिसेंटली प्रॉफिट वार्निंग्स हमें देखने को मिली हैं और इस वजह से EBITDA नेट प्रॉफिट मार्जिन सिक्वेंशली गिर सकती है और रेवेन्यू का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन वहाँ से आता है, तो रेवेन्यू भी हमें गिरता हुआ नज़र आ सकता है। और इतना शॉर्ट विंडो है ये कि यहाँ पर कंपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइज नहीं कर सकती। इस वजह से कंपनी के अर्निंग्स में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। और साथ में मैनेजमेंट ने ये भी बोल दिया है कि Q1 तो चलो हमारा ख़राब होगा ही, बट Q2 में भी हमसे कुछ उम्मीद मत करना, क्योंकि Q2 भी कंपनी का फ्लैट ही देखने को मिलेगा। यानी कि फर्स्ट हाफ 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी, ये मैनेजमेंट ने कह दिया है। अब JP मॉर्गन के रिपोर्ट में एक चीज़ मेंशन किया गया है कि BMW की बात करें तो BMW कंट्रीब्यूट करती है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के टोटल रेवेन्यू का 12%। उनका जो इश्यूज चल रहा है वॉक्सवैगन के साथ, वही प्रेशर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ फेस कर रही है। वो इश्यूज़ अगर हमें देखने को नहीं मिलता तो केपीआईटी की स्टेटमेंट्स ये नहीं आती। बट BMW जो कंपनी के एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट हैं, उनकी इश्यूज़ हैं वॉक्सवैगन के साथ और वही प्रॉफिट वार्निंग्स क्रिएट कर रहे हैं BMW के लिए। और BMW को प्रॉफिट वार्निंग्स अगर मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है केपीआईटी को भी मिलेंगी, क्योंकि कॉस्ट कटिंग वो फिर करेगी और कॉस्ट कटिंग में अपने क्लाइंट्स के ही
पैसे को वो कम करेंगी। अब ये सारी चीज़ें नेगेटिव तो चल ही रहती है, इसके बाद एक और नेगेटिव न्यूज़ हमें दिखी है। आज के दिन एक ब्लॉक डील भी एग्जीक्यूट होता हुआ दिखा है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ में। अगर शेयर्स में बात करोगे तो 62.61 लाख शेयर्स आज के दिन बेचे गए हैं। इक्विटीज़ में बात करें तो टोटल इक्विटी का 2.4% आज के दिन बेचा गया है, यानी कि चेंज हैंड हुआ है, किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा है। इसका वर्थ 362 करोड़ का निकल कर आ रहा है। एग्जैक्ट किसने ये बेचा है पता नहीं है, ऑफिशियल फिगर्स आई नहीं है, आगे चलकर चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, बट कोई बड़ा प्लेयर होगा और अगर यहाँ पर प्रमोटर होता है तो सेंटिमेंट्स और भी ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद एनालिस्ट की रिएक्शंस भी आ गई हैं। जेपी मॉर्गन ने डाउनग्रेड कर दिया है इस कंपनी को, जीएम फाइनेंशियल्स ने रिड्यूस कर दिया है, यानी कि रेटिंग्स उन्होंने अपना रिड्यूस कर दिया है। और जेपी मॉर्गन के हिसाब से अगर हम चलें तो 2027 से लेकर 29 के फाइनेंशियल ईयर तक को लेकर उनकी जो रेवेन्यू एस्टिमेट थी उसको उन्होंने 5% से लेकर 8% तक कट कर दिया है। एबिटा मार्जिन फोरकास्ट भी उन्होंने अप टू 270 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया, यानी कि 2.7% से। और ईपीएस एस्टिमेट जो उनकी थी उसको 9% से लेकर 22% तक कम कर दिया है। और रेवेन्यू मल्टीपल्स को भी रिड्यूस कर दिया है 21 से 17 तक। तो इतनी सारी चीज़ें आज के दिन केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ में हुई हैं। इसी वजह से केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ का शेयर गिरा नहीं, बहुत भयंकर हमें क्रैश होता हुआ दिखा है। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है बीएससी लिमिटेड। आज के दिन बीएससी की परफॉर्मेंस एक न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा कमाल की हमें देखने को मिली है। एग्जैक्ट वो न्यूज़ क्या है तो चलो वो समझ लेते हैं, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज हम वहाँ पर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के एनालिसिस अपडेट करेंगे। कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट किया जाएगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आगे चलकर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज से, अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। और ये सारी चीज़ें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा होगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर लेना और केपीआईटी के टेक्निकल्स को चेकआउट भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बीएससी के बारे में। तो बीएससी का हालिया परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिला नहीं है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बीएससी के शेयर में हमें देखने को मिली है। अब इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें एक रीज़न था बीएससी ने जो मार्केट शेयर गेन किया था अप्रैल के महीने में। एनएससी के कंपैरिजन में बीएससी का जो एवरेज डेली टर्नओवर था इक्विटी डेरिवेटिव में, वो पहली बार हमें ज़्यादा देखने को मिला था, जो कि एक तरह से काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी बीएससी के लिए। उसके बाद मई और जून के महीने का जो डेटा हमारे पास आया उसमें बीएससी का जो मार्केट शेयर है वो हमें गिरता हुआ नज़र आया। मई में भी गिरा और जून में और गिर गया। तो ये सारी चीज़ें एक प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट बन गई और इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग बीएससी फेस भी की थी। बीच बीच में प्रॉप ट्रेडिंग के न्यू रूल्स को लेकर भी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी। और आज से आरबीआई ने न्यू रूल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है और इस चीज़ को एनालिसिस करते हुए एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स मेंशन की गई हैं। इसमें मेंशन है कि इम्पैक्ट तो आएगा, बट वो इम्पैक्ट हमें लिमिटेड देखने को मिलेगी। तो इस वजह से आज के दिन कुछ खास रिएक्शंस हमारी जो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हैं उसके तरफ से देखने को नहीं मिली है। तो एग्जैक्ट ये रूल्स क्या कहता है तो देखो, आरबीआई का गाइडलाइंस है कि जो फंडिंग रहती है कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स की, वो एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब फंडिंग नहीं, फंडिंग कॉस्ट, ठीक है। तो फंडिंग कॉस्ट इंक्रीज़ कर दी जाएंगी कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स के, लाइक ट्रेडिंग फर्म्स की, ठीक है। और जो ट्रेडिंग फर्म्स फैसिलिटीज़ देती थी प्रॉप ट्रेडिंग का, वो फैसिलिटीज़ में जो मार्जिन्स होता था वो अब हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। और ऐसे टाइम पे क्या है कि जो लिक्विडिटी है इक्विटी डेरिवेटिव का, वो रिड्यूस हो सकता है, टर्नओवर्स गिर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो ब्रोकर है, एक्सचेंज है, उसके बिजनेस में इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम डेरिवेटिव से आता है। और डेरिवेटिव में ही ये चीज़ें अगर इम्पैक्ट डालेंगी तो ऑब्वियस सी बात है दिक्कत तो आएगा इनके नंबर्स में। बट एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का कहना यह है कि पूरे अगर हम ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसमें कोई मेजर डिस्ट्रप्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी। बट ऐसा भी नहीं है कि कोई भी इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। इम्पैक्ट को लेकर चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अगर हम ऑप्शन वॉल्यूम्स की बात करें तो उसमें 10 से 15% तक की इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकती है, बट वो भी तुरंत हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ को ध्यान में रखना। और जैसा कि हमने कंपनी के नहीं, मतलब बोल सकते हैं बीएससी और एनएससी इक्विटी डेरिवेटिव के टर्नओवर्स को देखा था और उसमें प्रॉप ट्रेडिंग का कंट्रीब्यूशन देखा था, तो उसमें कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा था, 30-40% का कंट्रीब्यूशन था प्रॉप ट्रेडिंग का। और अगर प्रॉप ट्रेडिंग में इश्यूज़ हैं तो ये सारी चीज़ें इक्विटी डेरिवेटिव के जो टोटल टर्नओवर्स हैं उस पर तो इम्पैक्ट डालना तय है, बट वो इम्पैक्ट अगर लिमिटेड है तो फिर ठीक है।
क्योंकि ये इंडस्ट्री लगातार ग्रो हो रही है। अगर ये इंडस्ट्री का ग्रोथ अगर लिमिटेड रहता और इम्पैक्ट छोटा सा भी आता ना तो बड़ा इश्यूज़ बनाया जाता, बट इम्पैक्ट अगर मान लो छोटा है और इंडस्ट्री का ग्रोथ बड़ा है तो फिर चीज़ें उतनी भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं हो सकती हैं, चाहे हम बीएससी की बात करें या फिर ब्रोकिंग कंपनीज़ की बात करें। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अगर हम इक्विटी डेरिवेटिव के डेटा की बात करें Q1 के, तो Q1 का डेटा ऐसा रिपोर्ट इसने किया है कि आने वाले क्वार्टर्स में, ये बेसिक की बात हो रही है कि आने वाले क्वार्टर्स में वो डेटा को अगर कंपनी मेंटेन भी कर लेती है तो Q1Q बेसिस पे नंबर ज़रूर फ्लैट हो सकते हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, एग्रेसिव ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखनी है अगर आप बीएससी के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों डिवाइन हीरा ज्वेलर्स। हाल ही में इस कंपनी ने बोनस इशू किया था 2:1 के रेशो में, यानी कि एक शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। उसका रिकॉर्ड डेट इस कंपनी ने कल के दिन का सेट कर रखा है, यानी कि कल के दिन कंपनी आपको बोनस देती हुई नजर आएगी, उसके हिसाब से टेक्निकली एडजस्ट होती हुई नजर आएगी। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।